डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम, कहाँ से, एक कोऑर्डिनेट मतलब कहाँ से डिस्टेंस होता है। थोड़ा बहुत, थोड़ा दिमाग को, फ्रॉम वाई जेड प्लेन, आया क्या याद आया? विथ प्रॉपर साइन, विथ प्रॉपर साइन। ये शुरुआत करना बहुत जरूरी है कि क्या है एक्चुअल। फिर सेकंड, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, सेम y coordinate, perpendicular distance of a point XOZ from plane. what? XOZ plane. Yes, XOZ plane. Yes, धीरे 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 सभी को याद आएगा। With proper sign, ये साइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि 8 ऑक्टेंट है ना, तो 8 ऑक्टेंट में अलग अलग पोजीशन में अलग अलग साइन है। और तीसरा कोऑर्डिनेट होता है जेड कोऑर्डिनेट। जेड कोऑर्डिनेट क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ a point from what? XOY plane. XOY plane। ये सब हमारा हुआ था, हम थोड़ा याद करने के लिए। विथ साइन, प्रॉपर साइन, ठीक है। उसके बाद में एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट का एप्लीकेशन था। अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, distance of a point, distance of a point, point pxyz, पहला from xy plane, मॉडुलस ऑफ z कोऑर्डिनेट, याद आ रहा है? Yes, sir. from yz plane, Modulus of of x coordinate, from xz plane, modulus of y. मॉडुलस ऑफ y कोऑर्डिनेट। और चौथा पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, याद है आपको एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, रूट ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, बोलिए रूट ऑफ, बोलिए ना, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, भूल गए, फ्रॉम वाई एक्सिस, Root under x square आप plus z. बोलिए रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक बात अभी थोड़ा सा याद आने को टाइम लगेगा। और नेक्स्ट फ्रॉम जेड एक्सिस, Root रूट under ऑफ x एक्स square plus स्क्वायर y प्लस, square. हाँ ये हमने पॉइंट लिए थे शुरुआत में, दीज वेर आवर पॉइंट। ये आप लोगों के पास है, मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ अभी। दीज आर द इंट्रोडक्टरी पार्ट। अभी आपको स्क्रीन क्लियर दिख रहा है ना? Yes, sir. हेलो, अगर आप और स्क्रीन चाहते देख लो अभी। चलेगा ऐसा स्क्रीन? हाँ सर। ओके ओके, ठीक है। अभी हम थोड़ा आगे के पॉइंट की ओर जा रहे हैं। तो व्हाट आर द न्यू पॉइंट? ये हो गए फ्रॉम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, सब कुछ। अब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, वही पॉइंट हम लेके जाएंगे ओरिजिन। इसी पॉइंट का 7 नंबर का पॉइंट है फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है? इसी Root under पॉइंट x पी square का, plus y square plus z square. यस वेरी गुड, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब मेरे पास दो पॉइंट है, x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। तो इससे मैं क्या क्या फाइंड कर सकता हूँ? डिस्टेंस ए बी, इज इट राइट? Yes, व्हाट sir. इज डिस्टेंस ए बी? Root under रूट x1 ऑफ minus x2 whole x2 square. minus x1 square plus y2 minus y2 y1 minus y1 plus z2 minus z2 z1. minus। और क्या फाइंड कर सकते हैं? दूसरा, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी, याद है आपको? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी व्हाट आर दिस? कोई बताएगा? व्हाट आर डायरेक्शन रेशियोज? x2 minus x1, y2 minus y1
Z2 माइनस Z1, समझे? Yes, sir. हेलो, अगर हमारे पास एक आधी इंफॉर्मेशन है तो उससे हम और कौन सी इंफॉर्मेशन उसके साथ, तो ये सब हमारा हुआ। उसके बाद में 3D में हम कहाँ तक गए थे? लाइन शुरू किया था कि हमने स्ट्रेट लाइन, 3D का लाइन? हाँ sir. हेलो, 3D का लाइन शुरू किया था, तो भी उसके पहले हम कहाँ तक वो ही बताएंगे। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा को हम क्या कहते हैं? डायरेक्शनल एंगल। इज इट राइट? तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा क्या होते हैं? डायरेक्शन Cosines. कोसाइन। अब हमारे पास अगर एक लाइन है तो उसके लिए डायरेक्शन एंगल होते हैं अल्फा बीटा गामा, और एक ट्रिपलेट होता है, कौन सा? 180 माइनस अल्फा, 180 T माइनस, minus यू beta रिमेम्बर? 180 याद gamma. आ रहा है? Yes, तो sir. इसके दोनों से कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा एक, एंड कॉस 180 माइनस अल्फा, कॉस 180 माइनस बीटा, कॉस 180 माइनस गामा, ये दूसरा ट्रिपलेट। इससे ये होता है माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस गामा। इसको एल एम एन कहते, तो प्लस और माइनस एल, प्लस और माइनस एम। डू यू रिमेम्बर? दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन। याद है सभी को? इज इट राइट? ये Yes, आज sir. सब हम पूरा रिवाइज करेंगे, फिर कल क्वेश्चन देखेंगे कुछ। These are called the direction cosines of line. अब ये जो एल एम एन होते हैं, एल एम एन, समझो मेरे पास अगर एक लाइन है, 3D की केस बता रहे हम, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, एंड दिस इज जेड एक्सिस। सपोज आई हैव दिस इज द लाइन ए बी। अगर हम ए बी बोलेंगे तो ये डायरेक्शन आएगी, तो मुझे ये एंगल लेने हैं अल्फा बीटा गामा, और मैं बी ए बोल रहा हूँ तो फिर मेरे लिए 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस बीटा, 180 माइनस गामा। अब हम भूल जाएंगे वो बात। मेरे पास ये वेक्टर ओपी है, एक वेक्टर को एक ही ट्रिपलेट रहता है, उसका एक ही डायरेक्शन फिक्स होता है, लाइन के दो डायरेक्शन है, इधर उधर। चलो, अब मेरे पास ये पॉइंट पी एक्स वाई जेड है, तो ये जो डिस्टेंस ओपी है वो होता है आर, ये एंगल गामा है, गामा। डिस्टेंस ओपी हमारा आर होता है, आर क्या होता है? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो हमने बहुत कुछ प्रयास करके वेक्टर ओपी एंड वेक्टर आई, उसमें एंगल होता है अल्फा, आई इज ऑन पॉजिटिव एक्स, याद है आपको? तो ओपी डॉट आई क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई, कॉस अल्फा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी हमारा क्या है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट वेक्टर आई क्या। तो राइट साइड में मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी है आर, आर, और मैग्नीट्यूड आई 1 यूनिट वेक्टर, और एक कॉस अल्फा, यानी राइट साइड हमारा हुआ आर कॉस अल्फा। अगर आई डॉट आई 1 होता है तो ये एक्स हुआ, बट आई डॉट जे ये 0 Zero. होता है, और के डॉट आई 0, तो Zero. ये सब 0 हो गए। तो मेरे पास आया एक्स इज आर कॉस अल्फा। इज इट राइट? मतलब मेरा कॉस अल्फा का वैल्यू एक्स अपॉन आर आया है। अब देखो, हमारे पास है एक्स इज आर कॉस अल्फा, इसका यूज क्या है, इसका क्या यूज है, दोनों ही बताएंगे। व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस टू थिंग्स? इसका यूज जो है, जब में हमारे पास कॉस अल्फा है यानी डायरेक्शन कोसाइन है, और पॉइंट का डिस्टेंस है ओरिजिन से, तो आप उसका एक्स कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। Yes, sir. समझे? अभी मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट है और पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस है, तो उससे हम डायरेक्ट कॉस अल्फा निकाल सकते हो। कॉस अल्फा विल बी एक्स अपॉन आर। दीज आर द टू एप्लीकेशन।
सिमिलरली हमारे पास रिजल्ट आएगा y विल बी r cos बीटा, यानी y अपॉन r इज cos बीटा। सिमिलरली जरूरत नहीं, ये ओपी डॉट मैं अगर j करता हूँ तो ये j होगा और ये cos बीटा होगा, ये cos बीटा होगा, ये j होगा तो ये 0 होगा, ये y होगा, ये 0 होगा तो ये बीटा होगा cos बीटा, y विल बी r cos बीटा। मतलब आपके पास r यानी ओरिजिन से पॉइंट का डिस्टेंस अगर है गिवन में और उसका डायरेक्शन कोसाइन m का वैल्यू है, उनका प्रोडक्ट होता है y कोऑर्डिनेट। उल्टा मेरे पास y कोऑर्डिनेट है और डिस्टेंस है तो cos बीटा यानी m का वैल्यू मिलता है। सिमिलरली z इज r cos gamma, z अपॉन r इज cos gamma। त्याचं पण तसंच z कोऑर्डिनेट कसा मिळवला जाईल, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मल्टीप्लाइड बाय कॉसाइन ऑफ गैमा, और z कोऑर्डिनेट को डिस्टेंस से डिवाइड करें तो cos गैमा मिलता है। याद है आप लोगों को? ये थे हमारे डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड कुछ बातें। उसमें और एक रिजल्ट हमने लिया था, द रिजल्ट वाज व्हाट, ये तीनों के ऊपर हमारा एक रिजल्ट है एंड द रिजल्ट इज व्हाट, 1/√3। अगर हम एल नहीं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करते हो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आर स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर। बट आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों इक्वल है तो ये डिवीजन हमारा जो है इक्वल आता है, 1 आता है। मतलब ये जो वैल्यू है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज 1, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ ये हो गया, आपको याद है थोड़ा बहुत? यस सर। चलो हम अब एलएमएन अगर आपके पास है डायरेक्शन कोसाइन तो हमें क्या मिलता है? मेरे पास एक लाइन है, यह लाइन के मुझे डायरेक्शन कोसाइन पहले से पता है तो मेरे पास मुझे एक वेक्टर मिलेगा जो इस लाइन को पैरेलल रहेगा और यूनिट वेक्टर रहेगा। ये क्या, वो होता है एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द लाइन, यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन, मतलब पैरेलल या उस लाइन के ऊपर। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज मेरे पास अगर एक वेक्टर है इक्वली इंक्लाइंड है, कैसा है? इक्वली इंक्लाइंड, इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस को तुरंत याद आना चाहिए हम कहा जा रहे हैं। वेक्टर है कोऑर्डिनेट एक्सिस को इक्वली, तो अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू और गामा का वैल्यू, कॉस अल्फा का वैल्यू, कॉस बीटा का वैल्यू, कॉस गामा का वैल्यू सेम है। हमारा रिजल्ट है कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा 1, तो ये तीनों इक्वल है तो ये होता है 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज 1। इससे हमें मिलता है कॉस स्क्वायर अल्फा 1/3 यानी कॉस अल्फा प्लस और माइनस। सिमिलरली कॉस बीटा कॉस गामा, तो हमारे रूट 1/√3 1/√3 ये होते डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन वेक्टर एनीथिंग इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। समझ में आया? हेलो हेलो, सही वापस एक्सप्लेन कीजिए ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एक्सप्लेन जरूर करेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब हमारे पास एक आधी लाइन है इक्वली इंक्लाइंड से आगे देखो ये नेक्स्ट पॉइंट, तो अल्फा बीटा गामा अगर इक्वल है, अल्फा इक्वल बीटा गामा इक्वल है, लाइन सभी एक्सिस के साथ सेम एंगल करती है, वेक्टर या लाइन, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा इक्वल हो जाएंगे राइट साइड, कल से लास्ट लाइन। अब लेफ्ट साइड में है हमारे पास रिजल्ट है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1, याद है आपको? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज 1। हम आपको Yes. फिर से बताते, तो मेरे पास इक्वली इंक्लाइंड अगर वेक्टर है, पूरा पूरा याद आना चाहिए। समजा एक वेक्टर आहे ज्याचा अँगल किंवा लाईन हे तिन्ही अँगल इक्वल आहे असं दिलं,
तो cos अल्फा इक्वल cos बीटा इक्वल cos गैमा इक्वल, बट इन तीनों का स्क्वायर का एडिशन क्या है? इसका स्क्वायर, इसी का स्क्वायर, इसी का स्क्वायर, उनका एडिशन 1 है, बिकॉज One. एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1। ये cos अल्फा cos बीटा ये तीनों, तो ये भी cos अल्फा, ये भी cos अल्फा, ये भी cos अल्फा, तो मेरे हो गए 3 cos स्क्वायर अल्फा। मग मला काय मिळेल? cos स्क्वायर अल्फा इज 1/3. I have to find cos alpha square root of 1/√3 plus or minus. तो cos अल्फा का बीटा का वैल्यू और cos गैमा तीनों का वैल्यू सेम है, ये तीनों सेम है, तो ये भी प्लस और माइनस 1/√3, ये हमने बताया। इक्वली इंक्लाइंड केस में डायरेक्शन कोसाइन इस तरह रहते हैं इंक्लाइंड केस में, तो ये डायरेक्शन कोसाइन हो गए प्लस और माइनस 1/√3 प्लस और माइनस 1। अगर हम सिर्फ वेक्टर की बात कहें, वेक्टर का मैग्नीट्यूड है समझो r, तो इस वेक्टर को कैसे फाइंड करते हैं? मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, तो ये मैग्नीट्यूड r देख लो। ये आपको क्वेश्चन आता है, द वेक्टर का मैग्नीट्यूड 9 है और वो इक्वली इंक्लाइंड है, तो आप इधर 9 लिखेंगे, ये मैग्नीट्यूड है, और इधर आप लिखेंगे Li प्लस Mj प्लस Nk। एल के जगह आपका वैल्यू आपके पास है, पार्ट झालं पाहिजे, प्लस और माइनस 1/√3 आहे, प्लस और माइनस 1/√3j प्लस और माइनस 1/√3k। मेरा क्वेश्चन है, ऐसे कितने वेक्टर होंगे स्पेस में? ऐसे कितने वेक्टर है जो इक्वली इंक्लाइंड है? और कितने लाइन होंगे? 4 लाइन होंगे और 8 वेक्टर होंगे। याद है क्या आपको? ऐसे 4 वेक्टर होंगे। देर आर सच 8 वेक्टर्स। कैसे 8 वेक्टर्स हम आपको बता देते हैं। 8 वेक्टर्स कैसे? ये देखो 1/√3 1/√3 1/√3, ये एक वेक्टर, और उसके सभी के साइन चेंज कर लो, -1/√3 -1/√3, ये दूसरा वेक्टर, ये दोनों इक्वली इंक्लाइंड है, कोऑर्डिनेट है। अब इससे ये 2 वेक्टर हो गए, बट लाइन एक ही हो गई, लाइन एक बट वेक्टर्स 2, ये दोनों वेक्टर्स है, ये अपोजिट डायरेक्शन वाले। अब मैं एक का साइन चेंज करता 1/√3, और ये दोनों निगेटिव, तो ये प्लस है, ये दोनों निगेटिव, हम ये सभी के साइन बदलेंगे, ये और ये दोनों पॉजिटिव। इसमें वेक्टर अलग अलग है, बट ये एक ही लाइन है, लाइन नंबर 2, बट वेक्टर ये 2। अब आगे जाएंगे, हम ये प्लस 1/√2 को ऐसा ही रखेंगे, ये भी प्लस रखेंगे, बट ये माइनस रखेंगे, और इसके साइन बदलेंगे, तो ये मेरा -1/√3 माइनस, और ये +1। अब ये लाइन नंबर 3, अब मेरा लाइन नंबर 4, ये दोनों पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव, अब ये दोनों पॉजिटिव, ये निगेटिव होगा, 1/√3 प्लस 1/√3 माइनस, और साइन बदल देंगे, माइनस प्लस 1/√3। तो ऐसे 4 लाइन, और 1 2 3 4 5 6 7 8 वेक्टर। लाइन कैसा रहता है? ये डायरेक्शन लाइन का, यह डायरेक्शन इधर का और इधर के डायरेक्शन कोसाइन में सिर्फ साइन चेंज होते हैं, तीनों को साइन चेंज करने का, बट वेक्टर में ऐसा नहीं रहता। अब इधर डायरेक्शन में जा रहे और इधर है तो अलग वेक्टर रहते, वेक्टर हैज डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट वेक्टर बन जाते। इकडे जाणारा वेक्टर, इकडे जाणारा वेक्टर बदलतो, लाईनचं तसं नाही, ही लाइन एकच आहे। डायरेक्टेड लाइन 8 होंगे, ये डायरेक्टेड लाइन को एक ही डायरेक्शन रहती, लाइन को 2 डायरेक्शन रहती, वेक्टर को एक ही डायरेक्शन रहती। सो 4 लाइन एंड 8 वेक्टर। और वेक्टर कैसे फाइंड करना है? प्लस और माइनस 1/√3 आए, ज्यादा आप सोचे मत, प्लस और माइनस 1/√3 के को मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ने मल्टीप्लाई करना है, बस ये हमने लिया था।
चलो हम थोड़ा सा आगे जाएंगे डायरेक्शन रेशो की ओर। अब डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन में क्या रिलेशन है, कोई बताएगा? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशोज एंड डायरेक्शन कोसाइन, बताइए, कुछ भी बताइए, जितना याद आता है उतना बताइए। डायरेक्शन रेशोज एंड डायरेक्शन कोसाइन। हेलो, yes sir, yes sir. कुछ याद आ रहा है आपको डायरेक्शन रेशोज एंड डायरेक्शन कोसाइन में? नहीं आ रहा है तो हम आपको थोड़ा सा याद दिलाते हैं। मेरे पास डायरेक्शन रेशोज है एलएमएन, तो हमने अगर इसको ए से डिवाइड किया, एम को बी से डिवाइड किया, एन को सी से, ये डिवीजन अगर इक्वल है तो उसे हम एबीसी को क्या कहते हैं? डायरेक्शन रेशो। आठवलं का आता? हो सर। हाँ, यस। डायरेक्शन रेशो कैसे फाइंड किया जाते हैं? मेरे पास दो पॉइंट है, x1 y1 z1 and x2 y2 z2. हाउ आई फाइंड द डायरेक्शन रेशो? x2 माइनस x1 a होता है, y2 माइनस y1 b होता है, z2 माइनस z1 c होता है। अब आपके पास अगर डायरेक्शन रेशोज है, ये डीसीएस है डायरेक्शन कोसाइन, और एबीसी जो है वो डायरेक्शन रेशो है, ये दोनों में रिलेशन। अब दोनों में एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है, अगर हम ध्यान दीजिए, ये समझना जरूरी नहीं बट ये रिजल्ट याद रखो। अगर ये इक्वल है तो मेरे पास होगा एल इज ए लैम्बडा। एम भी आपको समझ में आया? थोड़ा आपको बोर होगा लेकिन ऐसा करना पड़ेगा, तो आज का लेक्चर पूरा रिवीजन है, पूरा कंप्लीट विथ दिस रिजल्ट। हे काय 1, एल म्हणजे काय? ए स्क्वेअर लॅम्बडा स्क्वेअर, बी स्क्वेअर लॅम्बडा स्क्वेअर, सी स्क्वेअर लॅम्बडा स्क्वेअर कॉमन घेतला, ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर 1, याच्यामुळे लॅम्बडा स्क्वेअर आला 1 अपॉन ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर। आपल्याला लॅम्बडा पाहिजे असतो म्हणून आपला लॅम्बडा झाला प्लस और मायनस 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर। ते इथे पुट करणार म्हणजे एल झाला प्लस और मायनस, इथे टाकला ना ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वेअर प्लस। जर तुम्हाला डायरेक्शन रेशोज दिले तर डायरेक्शन कोसाइन तुम्ही असे फाइंड करू शकता, रूट ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर, एन इज प्लस और मायनस। आठवलं का हे? हो सर. आठवलं का? हा, थोडं थोडं आठवायला पाहिजे. बरं झालं आपण घेतलं ते. आता ऑनलाईन शिकवताना तुमचं सगळा डिफिकल्ट पोर्शन झालेला, आता फक्त त्याला रिवाइज करायचंय, त्याच्यावर क्वेश्चन्स घ्यायचे, क्वेश्चन्स वेगवेगळ्या टाईपचे. तुमचं मेमरी बघू कसं किती चालते. मग हे पर्यंत झालं होतं. दोन लाईन जर पॅरलल असतील तर त्यांच्या डिरेक्शन कोसाइन आणि डिरेक्शन रेशोज मधलं रिलेशन आपल्याला आठवत असेल, कंप्लीट डोक्यात पाहिजे सगळं। मेरे पास दो लाइन है और एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है L1 M1 N1 और दूसरे लाइन के L1 M1 N1 और दूसरे के L2 M2 N2। तो ये लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है और उनके डायरेक्शन रेशियोज है A1 B1 C1, A2 B2 C2। तो ये दो लाइन में दो कंडीशन है, पैरेलल लाइन। क्या कंडीशन है? L1 upon L2 is M1 upon M2 is N1 upon N2। direction ratio A1 upon A2 is B1 upon B2 is मतलब proportional। DRS and direction cosines are proportional।
DRS and DCS proportional है. समजे? Yes, sir. आठवतं का पॅरलल लाईनचे डिरेक्शन रेशो कोसाइन डिरेक्शन कोसाइनचा सेम पण असतात. L1 equals to L2, M1 equals to M2, N1 equals to N2 पॅरलल ला सेम किंवा साइन बदललेला असतं बस, पण रेशो सेम येतो. ठीक, आता मला परपेंडिक्युलरची कंडिशन सांगा. परपेंडिक्युलर लाईन किंवा वेक्टरच्या डिरेक्शन रेशोचं कंडिशन काय? काय कंडिशन ऑफ परपेंडिक्युलर लाईन? L1 L2 M1 M2 N1 पुढे? N2 equals to 0. 0 A1 A2 B1 B2 C1 C2 0. येस, आठवलं का? आता पुढे मी विचारतो, दोन लाईनचा अँगल बिटवीन द टू लाईन सांगा डिरेक्शन रेशोज न. अँगल बिटवीन टू लाईन कॉस थिटा मॉड्युलस ऑफ बोला कॉस थिटा इक्वल्स टू आठवतं का कॉस थिटा इक्वल्स टू So L1 L2 plus B1 B2 plus C1 C2 upon A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन रूट ऑफ. बोलिए, बोलो, so कितना याद है उतना बताइए. A1 square बोला, plus B1 I- square plus C1 square. A1 square plus B1 square plus C1 square A2 square B2 plus square. B2 square plus C2 square. आता जर LMN च्या बाबतीमध्ये असेल तर L1 L2 M1 M2 N1 N2 एवढंच. डिनॉमिनेटरला का बरं नाही हे? So 1 will be. L1 स्क्वेअर M1 स्क्वेअर N1 स्क्वेअर हे इथपर्यंत आपण आलो होतो. आठवलं का? हॅलो. यस सर. हाँ, आता याच्या पुढे आपण कुठे गेलो होतो? कहाँ तक गए थे हम आपको कंप्लीट बताएंगे. कंप्लीट हमारा आगे का मिटा देता हूं मैं इसको. अभी सब कभी भी इतना याद आना चाहिए आपको. बर, आता याच्या पुढे कुठे गेलो होतो? महत्वाचे पॉइंट्स घेतले. डिरेक्शन कोसाइन काय, डिरेक्शन रेशो काय, सगळं घेतलं. कुठून आले, काय आले, बोला. याच्या पुढे आता क्वेश्चन्स नंतर आहे. कन्सेप्ट काय घेतला? डिरेक्शन रेशो कोसाइन नंतर कोणता कन्सेप्ट आपला झाला? सर मग प्लेन घेतलेलं ना? हा, लाईन प्लेन. तर लाईन आपण घेतली होती. लाईन बरोबर. लाईन इन 3D. व्हेरी गुड. तर 3D च्या लाईनची आपण दोन इक्वेशन तयार केली. ही लाईन आहे आपली, ती एका पॉइंट मधून गेली, त्याचे कोऑर्डिनेट्स आपल्याला माहिती आहे, त्याला पॅरलल वेक्टर आहे, त्या वेक्टरचे डिरेक्शन रेशोज म्हणजे लाईनचे डिरेक्शन रेशोज आहे ABC. हा वेक्टर AI प्लस BJ. तुम्हाला एक सांगतो, जर माझ्याकडे हा वेक्टर पॅरलल टू लाईन असेल अशी कंडिशन आहे आणि a स्मॉल b c हे DRS ऑफ लाईन असतील तर हा वेक्टर BR AI प्लस BJ प्लस CK लिहिला जाऊ शकतो. किंवा हा वेक्टर पॅरलल असतो लाईनला. पॅरलल टू लाईन हे दिलेलं आहे. मग मी हा वेक्टर घेतला, तर या लाईनची आपण इक्वेशन बघितली. सांगा बरं, इक्वेशन ऑफ लाईन पासिंग थ्रू द पॉइंट. कोणतंही इक्वेशन सांगा. वेक्टर कार्टेशियन थ्रू द पॉइंट AX1 Y1 Z1 and having direction ratios. Direction ratios of lines are ABC. आठवा सांगा, मी इथं लिहितो x minus x1 upon a. पुढचं सांगा. Y minus Y1 upon B Yes. and C Z minus minus Z1 upon C. येस, याला म्हटलं जातं सिमेट्रिक फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म.
एनडीए ह्याच्यावर आहे, वेक्टर फॉर्मवर नाहीये. हा कार्टेशियन फॉर्म अजून कसा लिहिला जातो? एक्स इक्वल्स टू ए लॅमडा, याला आपण जर लॅमडा म्हटलं इक्वल्स टू लॅमडा असं म्हणूया. हे सगळं ए लॅमडा मायनस x1 होईल प्लस x1, y इक्वल्स टू बी लॅमडा प्लस y1 आणि z इक्वल्स टू सी लॅमडा प्लस z1. मी याला आता इथे असं लिहितो, x will be a lambda plus x1, y will be b lambda plus y1, z equals to c lambda plus z1. हे पण इक्वेशन ऑफ लाईन कार्टेशियन फॉर्म, याला म्हणतात पॅरामेट्रिक फॉर्म. त्याच्यामधला लॅमडा बदलाय. याचा यूज कशासाठी? एनी पॉइंट ऑन द लाईन इज गिवन बाय हा फॉर्म ए लॅमडा प्लस x1 बी लॅमडा प्लस y1, त्याचा y कोऑर्डिनेट जर लॅमडा माहिती सी लॅमडा प्लस z1. हे झालं आपलं कार्टेशियन इक्वेशन. याचं वेक्टर इक्वेशन काय? हा ए बार आहे आणि हा वेक्टर बी बार आहे, हा पॉइंट ए बार आहे, आर बार इज बोला वेक्टर इक्वेशन. आर बार इक्वल्स टू काय आहे? वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाईन. Li plus नाही, आर बार इज ए बार प्लस b bar लॅमडा बी बार. ही वेक्टर इक्वेशन, ही दोन्ही कार्टेशियन इक्वेशन. चला थोडस पुढे जाऊ. हे काय r bar equal तुम्ही A is the position vector of point on the line. पॉइंट ए चं पोझिशन वेक्टर आहे बार, बरोबर आहे. आपण वेक्टर खूप घेतलेलं आहे, वेक्टरचं काही सांगत नाही. पुन्हा एकदा सांगतो, या लाईनच्या तीन प्रकारचे इक्वेशन, दोनच. समजा हा लाईन आहे, या लाईनवर हा पॉइंट आहे, त्याचा हा पोझिशन वेक्टर आहे, त्याला आहे पॅरलल वेक्टर बी बार. वेक्टर इक्वेशन काय येतं? ए बार प्लस लॅमडा बी बार. याला वेक्टर इक्वेशन म्हटलं जातं पॅरामेट्रिक फॉर्म मध्ये. अजून काय विचारायचं? हॅलो? नाही सर काय नाही. आता याचं कार्टेशियन इक्वेशन काय आहे? एक्सचा एचा एक कोऑर्डिनेट, बीचा एक्स बी एक याचा वाय कोऑर्डिनेट एचा अपॉन बी डीआरएस. हे तर आपण घेतलं, याला आपण लॅमडा म्हटलं. एक्स ए लॅमडा प्लस x1 बी लॅमडा प्लस y1. दिस इज ऑल्सो कार्टेशियन फॉर्म. बस एवढंच आहे लाईनचं. चला आता आपण बघू, दोन पॉइंट दिले लाईनचे, तर कसं फाइंड करायचं इक्वेशन ऑफ लाईन. 2 पॉइंट तुम्हाला जर सांगता आलं तर खूप चांगली गोष्ट. हे माझी लाईन आहे अशी, दिस इज अ लाईन. लाईन दिसते का इथली? हॅलो? येस सर. There are 2 points having position vector a bar. कोऑर्डिनेट झाले x1 y1 z1. हे वेक्टर्स मध्ये पोझिशन वेक्टर आणि कोऑर्डिनेट जिओमेट्री x2 y2 z2. मग आता मला लाईनचं इक्वेशन सांगा. आर बार इज ए बार प्लस लॅमडा. आठवून सांगा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाईन. बी बार मायनस ए बार. आठवलं का? आठवलं? हॅलो? आर बार इज ए बार प्लस लॅमडा बी बार मायनस ए बार. वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट. हॅलो? येस सर. येस सर. आता किती जणांना आठवलं? सबको सर, याद आठवलं. आ रहा है ना? हाँ, बस बस बस, आपको याद आना चाहिए. अब हम इसी लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन लिखेंगे. तो बताइए आप लोग मुझे, व्हाट इज द कार्टेशियन इक्वेशन? बताइए. मैं x इधर minus लिख रहा हूँ. x1 upon
x1 अपॉन x2 माइनस x1। आगे बताइए अभी। y माइनस y1 अपॉन y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y2 माइनस 1, z z माइनस माइनस z1 z1 अपॉन z2 माइनस z2 z1। माइनस। समझ में आया? ये DRS को रिप्रेजेंट करता है और एक कोऑर्डिनेट के एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पॉइंट। ये दो तरह के इक्वेशन हमने लिए। अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। तीसरा इक्वेशन कौन सा लिया था लाइन का? कोणतं इक्वेशन घेतलं होतं? या लाईनवर आपल्याला एक पॉइंट दिलेला आहे x1 y1 z1 आणि या लाईनला दोन वेक्टर परपेंडिक्युलर दिलेले आहेत। हा असा इकडून एक आहे असा आणि एक इकडे आहे असा, दिसत नाही तुम्हाला, ते कळत नाही सिच्युएशन। हा असा परपेंडिक्युलर आहे, हा असा आहे आणि हा असा आहे। यांचं क्रॉस प्रोडक्ट लाईनला कसं असेल सांगा मला? या दोन वेक्टरचं क्रॉस प्रोडक्ट बी क्रॉस सी लाईनला कसं असेल? पॅरलल टू लाईन, परपेंडिक्युलर च परपेंडिक्युलर। आलं का लक्षात? या केस मध्ये लाईनचं इक्वेशन इज आर बार इज ए बार प्लस लॅमडा बी बार क्रॉस सी बार। त्याच्यावर क्वेश्चन नाही घेतले, ते जेव्हा घेऊ तेव्हा वेक्टरचं ऍप्लिकेशन करू। झालं।